अनिका, रोहित तुम्हारे ही होटल में है और वो इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन बीच में ही कट गया। और जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने रोहित था। वो भी मुझे चरित्रहीन, बिन ब्याही माँ, यही सब समझता होगा। हरन में ना जाने क्यों मुझे मेरी रिया दिखाई दे रही थी। कहाँ है मेरा बेटा? और तुम्हें कैसे? अनिका, सब बातें बाद में, तुम्हें अभी के अभी वहां से निकलना होगा, जल्दी। 1 मिनट भी तुम वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा और डोगरा को मालूम है कि तुम लोग कहाँ हो और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। रिया को साथ मिलो और अभी के अभी वहां से निकलो। रिया, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको मम्मा पर ट्रस्ट है ना बेटा? कुछ भी नहीं होगा। आप बस मम्मा को हक कर लो और अपनी आईज क्लोज कर लो। मैंने धीरे से रिया के कान में कहा और रिया ने भी चुपचाप सर हिलाया और मेरे सीने से लग गई। हम दोनों अलमारी में छुप गए थे। मैंने दिल कड़ा किया और मेरे सीने से लगी रिया का मुंह कस कर दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी ना, इतनी तेज, ऐसा लग रहा था कि कहीं जो बाहर गुंडे हमें ढूंढ रहे हैं ना, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। पापा के भेजे हुए गुंडे मुझे बेसब्री से ढूंढ रहे थे। वही पापा जिन्होंने मेरा नन्हा सा बच्चा पैदा होते ही मुझसे दूर कर दिया, छीन लिया। उनसे दया की उम्मीद करना फिजूल है। भगवान ना करे अगर मुझे और रिया को इन लोगों ने ढूंढ लिया तो ये पता नहीं क्या करेंगे। सोचकर भी ना मेरी रूह कांप रही थी। मैंने अपने कान अलमारी के दरवाजे से लगाए ताकि उनकी हलचल, उनके पैरों की आवाज मैं समझ पाऊं कि वो क्या कर रहे हैं, बाहर चल क्या रहा है। मुझे साफ पता चल रहा था कि पापा के भेजे हुए गुंडे किस तरह कभी मुझे बाथरूम में, कभी बालकनी में, कभी बिस्तर के नीचे, कभी यहाँ कभी वहां, कितनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। अलमारी पर्दे के पीछे थी, इसलिए शायद उन लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। और तभी किसी के कदम हमारी तरफ आते हुए सुनाई दिए। कोई कर्कश आवाज में बोला, अनिका, तुम भी जानती हो कि छुपने का कोई फायदा नहीं है। बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल आसान मौत दूंगा तुम दोनों को। देखो, क्योंकि ढूंढ तो मैं वैसे भी लूंगा, तुम सिर्फ छुप कर ना मेरा गुस्सा और बढ़ा रही हो। रिया डर के मारे कांपने लगी। कांप तो मैं भी रही थी। बार बार बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरी कहानी का अंत ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे बच्चे को ढूंढना है। पापा के भेजे हुए ये पालतू कुत्ते, ये मेरी कहानी का अंत नहीं लिख सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। मैंने रिया पर अपनी पकड़ और कस ली, उसकी सिसकियां मैं महसूस कर पा रही थी। बस मैं यही चाह रही थी कि किसी भी तरह ये आवाज बाहर ना जाए। पर मैं उसे रोने से रोकती भी कैसे? एक छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची के लिए कितना मुश्किल होगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये सब उसके अपने नाना कर रहे थे। उसके अपने नाना उसके दुश्मन बन बैठे थे। हम यहाँ से बच भी गए तो मुझे बहुत समय लगेगा रिया को समझाने में, रिया के मन से ये दहशत मिटाने में। तो तुम यहाँ छुपी हो। अलमारी के ठीक बाहर से ये आवाज आई। इस डरावने आदमी ने हमें ढूंढ लिया था। अलमारी के पल्ले के थोड़े से टूटे हुए एरिया से मैं देख पा रही थी कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसने बस अलमारी का हैंडल पकड़ ही लिया था। वो धड़ाक से खोलने ही वाला था कि एक कदम भी आगे बढ़ाए तो पछताने लायक भी नहीं बचोगे। दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति गरज कर बोला। मैं देखना चाह रही थी कि वहां कौन है, किसने रोका इस आदमी को, लेकिन ये आदमी ठीक अलमारी के सामने खड़ा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, कमरे में तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो बाहर। इतने में कोई भारी भरकम चीज आकर अलमारी के दरवाजे से लगी और दरवाजा टूटकर गिर गया। मैं और रिया और नहीं छुप सकते थे, मगर ये क्या, सामने जमीन पर 2 आदमी बेहोश पड़े थे, जिसमें से एक के सर से खून बह रहा था और वो लंबा चौड़ा डरावना आदमी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद भाग गया। ये सोचते हुए मैं उस देवदूत को ढूंढने लगी जिसने हमारी जान बचाई। और देखा तो सोफे पर रोहित बैठा था, हांफता हुआ। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं भागकर रोहित के पास आ गई। तुम ठीक तो हो ना? पूछते हुए मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था तो मैंने रिया का स्कार्फ लिया और खून रोकने के लिए उसके हाथ पर बांध दिया। फिर रोहित ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा और रिया से पूछा, बेटा तुम ठीक हो?
तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया ने नाम सर हिलाया और मुझसे चिपक गई। वो अभी भी सहमी हुई थी। कौन थे वो लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? रोहित ने मुझसे पूछा और मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने मना करना ही सही समझा। मुझे डर था कि अगर कहीं मैंने रोहित को पूरी कहानी बता दी, सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है, पापा ने जिस तरह से खुलेआम मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, क्या पता रोहित की जान भी खतरे में आ सकती थी। और एक बात तो साफ थी कि पापा को अब किसी बात का डर नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चक्कर में रोहित की जान को जरा भी खतरा। दिन दहाड़े तुम्हें मारने के लिए 3-4 गुंडे आते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे झूठ बोलने की आदत नहीं गई ना अब तक? रोहित ने बड़े गुस्से में जवाब दिया। मैंने कहा थैंक यू रोहित, तुम नहीं होते तो मैं बात बदलने की कोशिश कर रही थी, पर वो पूरी बात सुनने बगैर ही वहां से चल दिया। न जाने रोहित की ये बेरुखी मुझे बेहद तकलीफ दे रही। अगर वो किसी बात से नाराज है तो मुझे बताए, मुझ पर गुस्सा करे, चिल्लाए, पर ये बेरुखी, इस तरह अजनबियों की तरह व्यवहार, ये मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचा रहा था। मैंने रिया को गोद में उठाया, मैं रोहित के पीछे भागी, उसे आवाज देती हूँ। मैं उसे रुकने को कहती रही लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। मैंने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। रोहित, तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हुआ क्या है बताओ? मैंने उससे जवाब मांगा। हुआ क्या है? तुम जानना चाहती हो कि हुआ क्या है? आखिरकार रोहित ने मुझसे बात की, गुस्से में ही सही, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा। तो हुआ ये है अनिका मैडम कि जब उस रात तुम्हें वो गुंडे उठाकर ले गए थे ना, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, रात दिन हर जगह, और तुम अपने पापा के यहाँ लौटकर मजे से जी रही थी अपनी जिंदगी। हाँ रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो। मैं रोहित को बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। रोहित ने झटक कर कहा। उसने पहले रिया की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई और अच्छी बात है। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक। कहता हुआ रोहित सामने वाले कमरे में घुस गया। मैं बार बार दरवाजा खटखटाती रही, पर उसने मेरी एक बार न सुनी। रोहित, तुम कुछ नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मुझ पर क्या बीती है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज रोहित। मैं 10 मिनट तक बेबसी वहीं खड़ी रही, पर रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। किसी को बाहर न आता देख मैं रिया को लेकर वहां से चल पड़ी। राजलक्ष्मी के घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, मगर रिया अभी भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बेटा अब हम ठीक हैं, ओके? एंड मम्मा आपको प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस कि मम्मा कभी भी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। यू ट्रस्ट मम्मा, राइट? मेरी बच्ची ने प्यार से सर हिलाया, मुझसे चिपक कर लेट गई और पूछती है, मम्मा वो हीरो अंकल कौन थे जिन्होंने हमें बचाया? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? मैं खुद नहीं जानती कि क्या रिश्ता है हमारे बीच में। फिक्र है, दोस्ती है, प्यार है, नाराजगी है। मैं जवाब नहीं दे पाई। प्यार से रिया का सर सहलाते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद राजलक्ष्मी बड़ी परेशान सी कमरे में आई। तब तक रिया सो चुकी थी, तो हमने हॉल में जाकर बात करना ठीक समझा। अनिका, तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तुम जो काम करने आई हो तुम करो और जल्दी वापस लौट जाओ। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, समझो मेरी बात। वापस लौट जाओ। बिना अपने बेटे को ढूंढे वापस कैसे लौट जाऊं? और मुझे नहीं मालूम कि वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे वक्त का नहीं पता। मैंने मुड़कर सोती हुई रिया को देखा। कहीं बेटे को ढूंढने के लिए अपनी बेटी को भी ना खो दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल लैपटॉप के सामने अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। स्क्रीन पर मेरी फोटोज थी, मेरे नए रूप की। एक टाइम था वो मुझसे प्यार करने लगा था और फिर मैं उसकी लाइफ से गायब हो गई और एकदम अचानक से गई मैं। और अब लौट कर आई हूँ इतने समय बाद, किसी अनजान की तरह। तो इतने में ही कामिनी कमरे में आई और लैपटॉप पर मेरी तस्वीर देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत लैपटॉप उठा और फेंक दिया जमीन पर और जोर से चीखी, तुम मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? हाँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कुणाल ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। वो अनिका वापस लौट आई है। पापा और मम्मी बेहद परेशान थे। मैंने बोला, आप परेशान मत हो, एक बार हम दोनों की शादी हो जाए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना कुणाल? कामिनी ने बड़ी उम्मीदों से कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा। उसे काफी डर था कि कहीं मेरे आ जाने से कुणाल पलट ना जाए। कामिनी को अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। कुणाल उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और वहां से चला गया बिना जवाब दिए। दूसरी तरफ रोहित अपने होटल रूम में परेशान इधर से उधर घूम रहा था। सनी को फोन लगा रहा था, लेकिन सनी का फोन स्विच ऑफ था। आर्यन पास ही बैठा था। आर्यन, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है बेटा, ओके? तो सनी चाचा अभी बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे सीधा आपके पास आएंगे एंड आपको यहीं रहना है। सनी चाचू के अलावा किसी के लिए डोर ओपन नहीं करना।
ओके बच्चा, ओके पापा। पापा, आपको डॉक्टर अमृता मिल गई? आर्यन के इस सवाल ने रोहित को और बेचैन कर दिया। यही तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, डॉक्टर अमृता। यानी मैं ही थी जो रोहित की माँ का इलाज कर सकती थी, मगर वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। अभी तक तो नहीं मिली, बट बहुत जल्दी मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। रोहित ने तसल्ली तो दे दिया है। इधर डोगरा निवास में कुणाल ने बवाल मचा के रखा हुआ था। वो धड़धड़ाता हुआ गुस्से में अपने पापा के कमरे में घुसा। पापा, कुणाल अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर हुई नहीं। पापा, अनिका जिंदा है और वो वापस आ चुकी है, आपको तो पता ही होगा ना। उसके पापा ने झटकते हुए बोला, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है वापस आए या ना आए, तुम्हारी सगाई कामिनी से हो चुकी है। लेकिन पापा, मुझे अनिका पसंद है, कामिनी नहीं। कुणाल ने थोड़ा डरते हुए बोला। हाँ तो पसंद तो कोई भी आ सकता है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी से शादी। और तुम बकवास चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ, काम पर ध्यान दो। बिजनेस का प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है, गरजते हुए बोला उन्होंने। और कुणाल खड़ा रह गया। उधर इन सारी साजिशों से दूर मैं ऑपरेशन थिएटर में एक जटिल ऑपरेशन में लगी हुई थी। ऑपरेशन करके बाहर निकली तो देखा राजलक्ष्मी की 6 मिस्ड कॉल्स। मैंने तुरंत उसे कॉल बैक किया, पर कॉल मिलते ही राजलक्ष्मी ने फोन उठा लिया तुरंत। अनिका, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। रोहित ढूंढ रहा है डॉक्टर अमृता को, और वो आज नहीं तो कल ढूंढ कर ही दम लेगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जानती थी ये बात कि अगर रोहित कुछ ठान ले तो वो करके ही मानता है। रोहित के पास पैसे की ताकत है, और उसका पैसा तुम्हारी किस्मत से तेज चल रहा है, याद रखना ये बात। राजलक्ष्मी ने फोन काटने से पहले ये आखिरी वार्निंग दी। मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। मैं अभी नहीं हूँ तैयार दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं ही हूँ डॉक्टर अमृता। माँ की फार्मा कंपनी अभी भी कामिनी और पापा से नहीं छुड़ा पाई थी। मैं अभी भी अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाई थी। मैं नहीं पता है वो कहाँ है। मेरे कानों में राजलक्ष्मी की ये चेतावनी गूंज रही थी लगातार। डोगरा परिवार, तुम्हारे पापा से ज्यादा खतरनाक रोहित का गुस्सा है।